सो वेलकम टू शेक ट्यूटोरियल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर लिया था, और फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस कर ली थी, और हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी डिस्कस कर ली थी। और आज हम करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का सॉलिड एंगल, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड एंगल। सो देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। सॉलिड एंगल होता है 3D ऑब्जेक्ट में। कहां पर आएगा ये आएगा 3D में, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल जोकर कैप, जोकर कैप, जोकर की जो टोपी होती है वो, आइसक्रीम कोन, इट इज। किस तरह से आएगा? देखो इस तरह से। ये जो एंगल होगा ये वाला, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। किस तरह से फील होगा ये? अगर हम जोकर कैप में ऐसे उंगली डालेंगे और इस तरह से घुमाएंगे तो ये एंगल कौन सा मिलेगा हमें? सॉलिड एंगल मिलेगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। ये इसका क्या हो गया? रेडियस, और ये इसका एरिया। तो यहां से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सिर्फ सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। एसआई यूनिट स्टेरेडियन, एसआई यूनिट स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल हमारा क्लास 11th में यूज नहीं होगा कहीं पे भी। हमारा सॉलिड एंगल जो यूज होगा वो क्लास 12th में होगा, और वो भी 1-2 चैप्टर में यूज होगा। बहुत ज्यादा इसका यूज फिजिक्स में नहीं है, आगे फर्दर स्टडीज में आपके यूज होगा, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो गई? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी यहाँ पे फिनिश हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी derived physical quantity। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। द क्वांटिटी which are formed by the combination of one or more than one fundamental physical quantity। fundamental physical quantity डेफिनेशन पे हम इसके बाद में आएंगे, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल में कौन कौन से होंगे। 7 हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देख ली, 2 हमने सप्लीमेंट्री देख ली। अब उसके बाद जितनी भी एक्सेप्ट 9 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बची हैं वो सारी किस में आएंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में। जस्ट लाइक एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जो भी आपके याद आते चले जाएंगे वो सारे क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड हुई कैसे हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे देखते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यूनिट होती है इसकी मीटर स्क्वायर। कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है इसमें? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो एरिया का एक फॉर्मूला हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आप यूनिट से समझ लो या फॉर्मूला से समझ लो। तो यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है? किससे मिलकर बना है एरिया?
लेंथ से मिलके बना है, और लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यूनिट मीटर क्यूब। ये भी किससे मिलके बना है? लेंथ से मिलके बना है, लेंथ का कॉम्बिनेशन है। स्पीड, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड किस किस से मिलके बना है? मीटर, लेंथ, सेकेंड, टाइम। लेंथ और सेकेंड, सॉरी टाइम, लेंथ और टाइम से मिलके बना है। और इसके बाद आ जाते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी किससे मिलके बना है? लेंथ और टाइम से मिलके बना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 न्यूटन के इक्वल हो जाता है। तो देखो किलोग्राम मास से मिलके बना है, और मीटर लेंथ से मिलके बना है, और सेकेंड टाइम से मिलके बना है। तो देखो डेफिनेशन पे आ जाओ। द क्वांटिटी विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले देखो एरिया, फंडामेंटल कौन सी? वन फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, लेंथ। वॉल्यूम, वॉल्यूम में वन फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, लेंथ। स्पीड, स्पीड में टू फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, लेंथ एंड टाइम। एक्सेलरेशन में भी लेंथ और टाइम। और फोर्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, मोर देन वन, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मेरा ख्याल है यहाँ से आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की भी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारी यहाँ पे हो गई है। अब हम इसके बाद देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। सबसे पहले हमने क्वांटिटी देख ली, क्वांटिटी देख ली। अब क्वांटिटीज की सिस्टम ऑफ यूनिट, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे यहाँ पे हम। इससे पहले मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ एक बार। गुड। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट क्या होता है। तो यूनिट आप सब लोगों को पता भी होगा, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसी से समझ में आ जाएगा। इट इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड मेजर होता है किसी भी क्वांटिटी का। अब जैसे मास है, तो मास का स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम क्या है मास का? या तो हम क्या यूज करेंगे? केजी यूज करेंगे, या फिर हम ग्राम यूज करेंगे, या हम टन में यूज करेंगे, या फिर क्विंटल में यूज करेंगे। इस तरह से हम मास का क्या है? हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? ये हमारी सारी क्या है? मास की यूनिट है। या मास का दूसरी यूनिट क्या है? पाउंड में भी हम यूज करते हैं। तो मास के ये क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? यूनिट। अब हमारे ये अलग अलग जो है यूनिट है एक ही क्वांटिटी की, तो हम उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। कितने टाइप की यूनिट्स है हमारी? तो देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में S स्टैंड फॉर सेकेंड। सेकेंड किसको मेजर करता है? टाइम को। G स्टैंड फॉर ग्राम। ग्राम किसको मेजर करता है? मास को। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंथ। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। S स्टैंड फॉर सेकेंड, सॉरी,
सेकेंड बताता है टाइम, P स्टैंड फॉर पौंड, पौंड बताता है मास, F स्टैंड फॉर फुट, फुट क्या बता रहा है, लेंथ, फुट यूनिट है लेंथ की। थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट MKS, MKS सिस्टम। सो यहाँ पे भी S4 तो होगा सेकेंड, सेकेंड बता रहा है टाइम, और K बता रहा है किलोग्राम, किलोग्राम मास की यूनिट है यहाँ पर। M बता रहा है M4 है मीटर, मीटर लेंथ की यूनिट है यहाँ पर, लेंथ। अब ये हमारे तीन सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने यूज हुए हैं हमारे जनरली। ये CGS सिस्टम आपका यूज हुआ है फ्रांस, फ्रांस में यूज हुआ है, और FPS ब्रिटिश सिस्टम था, है ना, ये ब्रिटिश सिस्टम था। तो इसीलिए तो हमारे इंडिया में भी पौंड और फुट यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स आए तो वो अपना सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे छोड़ गए। और आज भी हम यूज करते हैं ना फुट, फुट तो हम देख लेते हैं जनरली यूज होता है, पौंड भी यूज हो जाता है। और MKS सिस्टम भी ये फ्रेंच सिस्टम था, ये फ्रेंच सिस्टम था ये, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट थे, बट हमने इन सबको क्या करा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जो सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई, साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई इन 1961, और तब आया एक सिस्टम ऑफ यूनिट जो इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, वो आया SI सिस्टम, SI सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मतलब SI सिस्टम कौन सा सिस्टम है जो इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेबल है। और ये SI सिस्टम जो है ये MKS से ही अडॉप्ट करके आया है, SI सिस्टम जो है इसने MKS को ही अडॉप्ट किया है। तो हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो SI सिस्टम यूज करते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम सबसे पहले एक नोट करेंगे, नोट के बाद हम करेंगे मेजरमेंट। ये नोट कर लें आप, एक नोट डालते हैं, क्वांटिटी SI यूनिट, CGS यूनिट। क्वांटिटी हम लेते हैं फोर्स, फोर्स की SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम बोल देते हैं 1 न्यूटन के इक्वल होता है। और इसकी CGS यूनिट क्या होती है, kg किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम, और मीटर किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकेंड तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसी को हम बोल देते हैं ये इक्वल होता है डायन के। तो CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दीजिए आप, ये डायन बोल दीजिए CGS में फोर्स की यूनिट को। और इसी तरह से एनर्जी, एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, जूल डिनोट करते हैं कैपिटल J से। और इसकी CGS यूनिट होती है अर्ग। ये एक नोट था, इसको आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, नोट कर लें। अब बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट देखो, क्वांटिटी अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले क्वांटिटी पढ़ ली, फिजिकल क्वांटिटी, फिर हमने उनकी यूनिट पढ़ ली, यूनिट कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं।
अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। अब हमने क्वांटिटी पढ़ ली, यूनिट पढ़ ली, अब हम उनको क्या करना है, हमें मेजर करना है। तो देखो क्वांटिटी, कोई भी चीज डिफाइन होती है, क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसकी क्या जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। ये बात किसके लिए वैलिड है, स्केलर क्वांटिटी के लिए वैलिड है, क्योंकि अभी हम 4th चैप्टर में जब पढ़ेंगे वहां पे आएंगी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो चाहेगा ही, इसको क्या बोलते हैं टोटल मिला के मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की तो रिक्वायरमेंट होगी, उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी नीड होगी, बट वो अभी हमारा नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें सिर्फ क्वांटिटी का क्या चाहिए हो, मैग्नीट्यूड। अगर हमें क्वांटिटी का क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपको क्या चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इनटू यू। ये हमें पता होना चाहिए। इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे हमारी क्वांटिटी है मास, तो मास को अगर आप डिफाइन करोगे, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं हम शुगर वाला। तो मुझे मास को डिफाइन करना है, तो उसकी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी और उसकी यूनिट भी यूज करनी पड़ेगी 2 kg, तभी मास हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा। और सिर्फ मैं 2 बोलता रहूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूंगा तो डिफाइन नहीं होगा। केजी ग्राम ग्राम बोलूंगा, डिफाइन नहीं होगा जब तक मैं 2 kg न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट यूज नहीं करूंगा। ये हो गई हमारी बात। अब अगर हम यहीं पे देखें तो इस 2 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2000 ग्राम में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक चीज चमकी कि देखो केजी क्या थी, हमारी बड़ी यूनिट थी। केजी क्या थी, हमारी बड़ी यूनिट थी, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, छोटी थी। अब ग्राम हमारी क्या है, ग्राम हमारी है छोटी यूनिट, है ना, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमें यहाँ पे कुछ इनके बीच में क्या नजर आया, रिलेशन नजर आया, है ना। इसको स्मॉल जी मत वो मत समझ लेना ग्रेविटेशनल वाला, ये ग्राम वाला जी है स्मॉल जी, ठीक है। यहां से मुझे समझ में आई, shorter the numerical value, shorter the numerical value, greater its unit। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यहां से क्या आ जाएगा, n इंटू यू इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट आ जाएगा। n इंटू यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहीं से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोल देंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। लिख सकते हैं हम बहुत आराम के साथ। तो यहाँ से हमें ये एक रिलेशन आ गया और इसी रिलेशन को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिट का कन्वर्जन हम यहीं से करेंगे। अब ये n1 क्या है, n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, जो फर्स्ट सिस्टम होगा। और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। u1 क्या है, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। u2 क्या है, यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा ये मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे करेंगे एक क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें या फिर इसको नोट कर लें, पॉज कर लें। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास हम करेंगे एंड। एक क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होगा, 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होगा। मतलब
N1 यहाँ पे क्या दे रखा है 1, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 यहाँ पर लग जाएगा। मतलब N1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में दे रखा है 1, यूनिट क्या दे रखी है न्यूटन, N2 हमें पता नहीं, पूछ रहा है कितने होगा, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है डायन। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये SI सिस्टम है और ये SI सिस्टम से CGS सिस्टम में हमसे कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो देखो इसको हम लिखेंगे 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, न्यूटन को क्या लिख सकते हो, 1 न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI में हम लिख सकते हैं इसको भी, अभी मैंने आपको बताया था। N2 एज इट इज, डायन को क्या लिख सकते हो आप, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये सेकेंड का स्क्वायर ये सेकेंड के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। केजी को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, इंटू मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, N2 इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम कैंसिल। N2 इज इक्वल टू बचा हमारा ये 1000 को क्या लिख दोगे 10 टू द पावर 3, ये 100 को क्या लिख दोगे 10 टू द पावर 2, N2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 5। इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 कितना आ गया हमारा 10 टू द पावर 5 डायन। 1 न्यूटन मारा तो कितनी डायन पैदा होगी, 10 टू द पावर 5 डायन पैदा हो गई। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, और यहीं पे हमारी आज की क्लास एंड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, बाय बाय।